नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। शायद से ये इस सीरीज की 5वीं क्लास है। इसका मतलब अपन ने अभी तक इस सीरीज के अंदर 4 क्लासेज ले चुके हैं। ये चारों क्लासेज आप जो है अपने चैनल पर जाकर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं और क्लासेज को रेगुलर देखिएगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। निएंडरथल मैन हैड ए ब्रेन कैपेसिटी बतानी है निएंडरथल की। निएंडरथल की आपको ब्रेन कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। ये है एवोल्यूशन से, ये जो क्वेश्चन है ये एवोल्यूशन से लिया गया है। और एवोल्यूशन का जो लास्ट वाला पार्ट है ओरिजिन ऑफ मैन ह्यूमन एवोल्यूशन, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। हर साल इस वाले टॉपिक से, जिसमें ओरिजिन ऑफ मैन करके एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वाली जो टॉपिक है, इस वाले टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सारा का सारा जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी याद करवा दी जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि निएंडरथल मानव की मस्तिष्क की कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है। जो निएंडरथल मानव था ये मॉडर्न मैन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मॉडर्न मैन के अंदर आता है। मॉडर्न मैन के अंदर आता है। मॉडर्न मैन के अंदर कितने थे? इसके अंदर आता है निएंडरथल, ठीक है। जो पहला आ रहा है निएंडरथल, ओके। जो दूसरा आता है वो आता है क्रोमैग्नन। कितना आता है? क्रोमैग्नन आता है सर। जो तीसरे आते हैं वो आते हैं अपन लोग। कौन आते हैं? होमो सेपियंस। ये तीनों जो है ये मॉडर्न मैन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। निएंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सेपियंस, ये तीनों के तीनों मॉडर्न मैन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जो इनके अंदर सबसे जो पहला था वो था ये निएंडरथल। निएंडरथल जो इस पृथ्वी पर देखा गया था वो कब देखा गया था? 10,000 वर्ष से, 10,000 वर्ष से और 40,000 वर्ष पहले तक निएंडरथल देखा जाता था। 10,000 साल पहले से और 40,000 साल पहले तक निएंडरथल देखा जाता था, ठीक है। और जो इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी, इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो देखिए आप। इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी सर? इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी थी। और अपनी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? वो भी 1400 सीसी है। इसका मतलब निएंडरथल और होमो सेपियंस हमारी इसकी ब्रेन कैपेसिटी सेम है, ओके। जबकि क्रोमैग्नन जो इन दोनों के बीच में आया था उसकी क्रेनियल कैपेसिटी देखिए। क्रोमैग्नन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1650 थी। कितनी थी? 1650 थी, 1650। और क्रोमैग्नन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस काल के क्रोमैग्नन काल में जो क्रिएचर रहते थे उनके कुछ अवशेष मिलते हैं इनकी गुफाओं के अंदर। इनकी गुफाओं के अंदर पेंटिंग देखने को मिलती है। और ये पेंटिंग जो देखने को मिलती है वो कितने साल पुरानी देखने को मिली है? वो मिली है अपने को 18,000 साल पुरानी पेंटिंग देखने को मिली है। कितने साल? 18,000 साल पुरानी पेंटिंग देखने को मिली है, ठीक है। ये बात आप सारी याद रखिएगा कि निएंडरथल जो है मॉडर्न मैन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मॉडर्न मैन के अंदर तीनों को इंक्लूड किया जाता है। किनको? निएंडरथल को, क्रोमैग्नन को और होमो सेपियंस को। जिसमें से निएंडरथल की जो कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी थी, क्रोमैग्नन की 1800 सीसी थी, मतलब कि 1650 सीसी थी, और होमो सेपियंस की कितनी थी? 1400 है, ठीक है। इनकी इतनी ब्रेन कैपेसिटी है, ओके। और क्रोमैग्नन के बारे में एक और बात की सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी अब तक मानव के विकास में अब तक सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क का आकार अगर किसी का सबसे ज़्यादा रहा है तो वो किसका रहा है? वो रहा है क्रोमैग्नन का। क्रोमैग्नन का जो मस्तिष्क का आकार है वो सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निएंडरथल का, ये हो जाएगा कितना? 1400 सीसी, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। हिंदी में निएंडरथल मानव का मस्तिष्क कितना था? 1400 सीसी था। कितना था? 1400 सीसी था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आप गौर कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और पढ़कर इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। द बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। आपको बैक्टीरिया के बारे में बताना है। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड के अंदर
कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही के अंदर जमाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक और बात कि बैक्टीरिया कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, बैक्टीरिया कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो देखिए किंगडम कितने होते हैं, 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार कितने किंगडम है, 5 किंगडम है। और 1869 के अंदर RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके अंदर 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था। ठीक है, फंजाई के बाद में कौन था, प्लांटी था, उसके बाद में एनिमिलिया था। ये सारे के सारे, इसको भी एक बार मैं एक क्लास लेकर आप सभी को बस समझाना चाहता हूँ कि किसके अंदर क्या क्या आता है। एनसीईआरटी को उस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी बैक्टीरिया की बात आ जाती है, फंजाई की बात आ जाती है, क्योंकि अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर अलग अलग जीव आएंगे, तो अब आपको पता तो होना चाहिए कि ये जीव कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। और जब आपको पता लग जाएगा कि मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, और मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक होता है तो आपके दिमाग में पहले से पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ पाया जाता है। इसके अंदर जो वो सारे मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं 16 मेंबर ऑफ मोनेरा बैक्टीरिया है। ठीक है, और इनके अंदर ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये बहुत ही पुराने होते हैं, आधे प्रकार के होते हैं। उसके बाद में प्रोटिस्टा आते हैं, ठीक है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है। इस तरीके से इनको अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसकी भी एक बार क्लासेस लेंगे। ठीक है, और आप क्वेश्चन को देखिए आप कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है। तो आप सभी को पता है वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले मतलब इसको एक बार हिंदी में देख लीजिएगा कि दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है। लैक्टिक एसिड की वजह से जो दूध के अंदर प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन, वो कोगुलेट कर जाती है, जिसकी वजह से वो जम जाता है, दूध दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जम जाता है उस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिए और अपना खानदानी दिमाग लगाइए और बताइए कि इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से और कमेंट के अंदर बताते रहिएगा कि कौन सा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर बताएं कि जितने क्वेश्चन अपन ने किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और क्योंकि क्लासेज को 20-30 लोग देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहता है कि क्लासेज को ले, इसलिए आप लोगों की भी एक थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, ताकि जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, अपनी रीच बढ़े, और भी लोग अपनी क्लास के अंदर इनरोल हों, ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि क्लासेस में मेहनत अभी भी लग रही है, आप 20-30 लोग देख रहे हैं तब भी मेहनत वही है, अगर इसको 1000 लोग देखेंगे तो भी मेहनत वही है। इसीलिए क्लासेस को थोड़ा बढ़ाइए ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट लाने की बारे में सोचें। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन पर देखिए कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है। विद whom इज द थ्योरी ऑफ ग्रेट एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ था जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये किससे रिलेटेड है, ये सिंगल एक्सप्लोजन हुआ था, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। इस थ्योरी के अंदर बोला जाता है कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिससे सारी के सारा जो ब्रह्मांड है वो बना था। इसमें बहुत सारी गैसेज निकली थी, वो सारी गैसेज जो है हाइड्रोजन निकली थी, जो हाइड्रोजन बहुत हल्की थी जिसकी वजह से हवा में उड़ गई, और जितनी भी सारी गैसेज थी वो नीचे कंडेंस फॉर्म में बाद में यूवी रेडिएशन की वजह से, इन वजह से कंडेंस होती गई। उसके बाद में वाटर बना, वाटर में अपनी फिर लाइफ, पहली लाइफ बनना स्टार्ट हुई, नॉन सेल्यूलर, फिर सेल्यूलर, इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। किससे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की उत्पत्ति से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है।
बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड मानी जाती है? वो मानी जाती है ब्रह्मांड से की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान कीजिए और बताइए कि कौन सा आंसर इसके अंदर आएगा। द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फीटस। सर्वाइवल ऑफ फीटस का जो आइडिया था वो किसने दिया था? सर्वाइवल ऑफ फीटस का जो आइडिया है, योग्यतम की उत्तरजीविता, हिंदी भी आप देखते रहिएगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता किसने, ये विचार किसने दिया था? इसका मतलब क्या है? मतलब जो है इतना सा था कि जो योग्य होगा शक्तिशाली होगा, दिमाग से भी और शरीर से भी, दोनों तरीके से, और सर्वाइवल कैपेसिटी होंगी उसकी, और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की जिसके अंदर कैपेसिटी होगी, वो आगे आगे बढ़ता रहेगा एवोल्यूशन के अंदर। और जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो हर छोटी सी दिक्कत में रोने बैठ जाएगा, छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाएगा, वो फिर अपना सर्वाइवल ऑफ फीटस को गिरा देता है और वो एवोल्यूशन में कभी भी फिर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ये कह रहा है सर्वाइवल ऑफ फीटस। जो इंसान अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेता है, परिस्थिति के हिसाब से ढल जाता है। अगर आपको कहीं पर अच्छा खाना खाने को मिल रहा है तो वहाँ पर वो उसमें भी खुश है, लेकिन अगर आपको किसी दिन मैस की दाल भी खानी पड़ी तो उसके अंदर गोता लगाकर वो दाल ढूंढ लेता है, उसमें भी वो खुश है। तो वही इंसान आगे जाकर कुछ कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, सर्वाइवल कर पाएगा। ये थी सर्वाइवल ऑफ फीटस की थ्योरी। ये किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। लेमार्क भाई साहब ने क्या दिया था? लेमार्क भाई साहब वही थे जिन्होंने बताया था कि ग्राफ की जो गर्दन लंबी है वो इस वजह से लंबी है क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते हैं, और रेगिस्तान में क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो ऊंचे पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों को खाने के लिए उनको अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करनी पड़ती है, जिसके कारण उनकी गर्दन भी लंबी हो गई। ये लेमार्क भाई साहब बोल रहे थे, और चूहों के लिए भी ऐसा ही बोल रहे थे। फिर इसी तरीके से फिर चूहों का ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ और उनकी पूंछ को कई जन्मों तक चूहों की पूंछ काट दी गई। पैदा होते ही उनकी पूंछ काट दी जा रही थी, और फिर भी चूहों के अंदर वो पूंछ का पाया जाना निरंतर बना रहा। तो लेमार्क भाई साहब से पूछा गया कि ये कैसे, जब आप बोल रहे हैं कि जिस ऑर्गन का अपन यूज नहीं करेंगे वो ऑर्गन धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, तो जब अपन चूहे की पूंछ शुरू में ही काट दे रहे हैं, फिर भी ये हर जनरेशन में ये पूंछ देखने को क्यों मिल रही है? तो इस बात का जवाब लेमार्क साहब नहीं दे पाए, इसीलिए इनकी जो थ्योरी है वो फेल हो गई थी। इन्होंने कहा कि पहलवान का बच्चा जो है पैदा होते ही पहलवान बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन का यूज़ अपन सबसे ज़्यादा करेंगे वो ऑर्गन अपना डेवलप हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं अपन आँखों का यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं, सारे दिन आँखों का यूज़ करते हैं, पढ़ने में यूज़ करते हैं, मोबाइल देखने में, हर किसी चीज़ में आँखों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपनी आँखें तो कमज़ोर होती हैं। अपनी आँखों की जो दक्षता है वो बढ़ती थोड़ी है, वो तो इसको यूज़ करने से कम ही हो रही है। ठीक है, तो ये लेमार्क को क्या कर रही है, गलत साबित कर रही है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता किसके लिए थी? ये डार्विन साहब ने बोली थी। डार्विन साहब की जो फिंच बर्ड थी वो भी किससे रिलेटेड थी? डार्विन से रिलेटेड थी। HMS बीगल नामक के जहाज़ में ही इन्होंने सफ़र किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय पूछा जाता है। HMS बीगल इनकी जहाज़ का नाम था, जहाँ पर ये गैलापागोस द्वीप पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ चिड़ियाँ देखी जिनको फिंच नाम दिया था इन्होंने, और वहाँ से फिर इन्होंने थ्योरी वगैरह दी थी, ये उत्तरजीविता की थ्योरी दी थी। फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये सारे चीज़ें इन्होंने दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए क्वेश्चन को कि ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया के द्वारा CO2 निकलता है? जब अपन ब्रेड बनाते हैं तो वहाँ पर कौन सा जीव होता है जिसकी वजह से CO2 निकलता है? ठीक है, जो CO2 निकलता है उसी की वजह से उसके अंदर पोर बन जाते हैं, छिद्र भी बनते हैं, जिसकी वजह से छिद्र भी बनते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पोर बन जाते हैं ऐसे, है ना। तो ब्रेड के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्रेड के अंदर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उन छिद्रों से CO2 निकलती है, इसी वजह से उसी के अंदर क्या बनते हैं? छिद्र बनते हैं। और ये कौन सा जीव करता है?
वो करता है आपका यीस्ट। कौन सा करता है? यीस्ट करता है सर, ठीक है। और ये इसको स्पंज बना देते हैं यीस्ट। यीस्ट ब्रेड बनाने में भी काम में लिया जाता है, और यीस्ट जो है क्या बनाने में? बियर बनाने में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये फ्रेगमेंटेशन का काम करती है। किसका? फ्रेगमेंटेशन का काम करती है। ये जो आप फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही ये जो जलेबी खाते हैं अपन, तो ये भी फ्रेगमेंटेशन से ही बनती है। आपकी ब्रेड है वो भी फ्रेगमेंटेशन से बनती है, जो बियर है वो भी फ्रेगमेंटेशन से बनती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बियर और ब्रेड किसकी वजह से बनते हैं? ये बनते हैं यीस्ट की वजह से बनते हैं। और यीस्ट क्या है? ये एक तरीका का फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ओके, याद रखिएगा कि फंजाई क्या, यीस्ट क्या है? एक तरीके की फंजाई है। ओके, ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया द्वारा CO2 बाहर निकलता है? वो होता है यीस्ट। वो कौन होता है? यीस्ट होता है, जिसकी वजह से CO2 बाहर निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए और देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरीके से कि कवक और पादपों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ फंजाई और प्लांट के बीच में जो सिम्बायोसिस होता है, देखो प्लांट के तो रूट के साथ और फंजाई एसोसिएट हो जाती है, तो इस वाले रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है माइकोराइजा। क्या बोला जाता है? माइकोराइजा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लाइकेन। लाइकेन के अंदर किस किस का सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है? तो वो होता है एल्गी। कौन होता है? एल्गी होता है, और होता है फंजाई। जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन SO2 मतलब प्रदूषण का एक बहुत अच्छा सूचक है। अगर कहीं भी आपको SO2 की प्रेजेंस या एब्सेंस देखनी है तो आप उस आसपास के एनवायरनमेंट में देख लीजिए कि वहाँ पर लाइकेन है या नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि लाइकेन जो है प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक है। लाइकेन प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक है, और वो भी स्पेशली किसका? SO2 का। ओके, लाइकेन किस किस के साथ साथ का संबंध होता है? एल्गी का और फंजाई का। जबकि ये अपन जो देख रहे थे ये माइकोराइजा फंजाई और प्लांटिक का बीच का रिलेशनशिप है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो इसको अच्छी तरीके से याद ही कर लीजिए कि कवक और पादपों के संबंध को बोलेंगे अपन क्या? कवक और पादपों के संबंध को बोलेंगे माइकोराइजा, जबकि एल्गी और फंजाई के संबंध को बोलेंगे लाइकेन। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? खोज करने वाला कौन था? खोजकर्ता कौन था? पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन था? ठीक है, पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? ये देखो पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन था, इस बात का आंसर आपको खुद को देना पड़ेगा। अगर आपने पीछे वाली क्लासेज सारी देखी हैं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पीछे वाली क्लासेज के अंदर मैंने ये कवर करवा रखा है। तो ये है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। आप कमेंट में #QOD लिखकर अपना आंसर पिक कर दीजिएगा, वहाँ पर पिन कर दीजिएगा कि #QOD करके अपना आंसर पिक कर दीजिएगा। और फिर कल वाली क्लासेज में अपन डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर सही आंसर किसने दिया है। आप इसका आंसर देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ब्राउन, अलेक्जेंडर हुक, अलेक्जेंडर खान, ये कौन सा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। और अगर आपने पिछले वाली क्लासेज नहीं देखी हैं तो एक बार क्लासेज को देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने करवाए थे। ठीक है, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।